Assalamualaikum everyone. My name is Sawa Mahmood and I'm instructor at Med Sparkle. I'm also a pharmacist and I'm field scholar in clinical pharmacy practice at Shifa Tamir Millet University. So today we will discuss about the pharmacovigilance कि basically pharmacovigilance है क्या और इसकी importance क्या है, pharmacovigilance में क्या चीज़ें आती हैं. हम देखते हैं कि फार्माकोविजिलेंस क्या है. फार्माकोविजिलेंस बेसिकली टू वर्ड्स का कम्बिनेशन होता है. एक है फार्माकॉन मीन मतलब फार्मेसी से निकला है, जिसका मतलब ये है कि ड्रग. दूसरा है हमारे पास विजिलेंस का मतलब ये होता है कि आप कितने विजिलेंट हैं, कीप वॉच. ठीक है, तो फार्माकोविजिलेंस एक ओवरऑल हम ये इसके मीनिंग को देकर हम ये कह सकते हैं कि फार्माकोविजिलेंस क्या होगा कि कोई भी ड्रग जो यूज़ हो रही है मार्केट के अंदर, जो पेशेंट यूज़ कर रहा है डिफरेंट हॉस्पिटल डिफरेंट हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर, तो उसको हम कितने विजिलेंट हैं उसके यूजेस के ऊपर कि कोई एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे. ठीक है, तो बेसिकली फार्माकोविजिलेंस इज नोन एज ड्रग सेफ्टी. एक ड्रग सेफ्टी ये एक ऐसी फार्माकोलॉजिकल साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, डिडक्शन करते हैं. डिडक्शन क्या है कि सबसे पहले जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जो भी पेशेंट है, वो जब कोई भी एडवर्स इफेक्ट पेशेंट को आता है तो उसको रिपोर्ट करता है. ठीक है, हम देखते हैं कि वो कौन से एरिया में रिपोर्ट हुआ है. अब वो जिस कंट्री में रिपोर्ट हुआ है वहाँ से एक ओवरऑल हमारी फार्माकोविजिलेंस सेंटर है जो कि एप्सिला मॉनिटरिंग सेंटर स्वीडन के अंदर है, जो कि पूरी वर्ल्ड में जितने भी एडवर्स इफेक्ट आते हैं किसी ड्रग से रिलेटेड, तो सारे का सारा डाटा जो है वो वहाँ पे जाता है. तो वो क्या करते हैं कि उस डाटा को फिर कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद उसकी असेसमेंट की जाती है. असेसमेंट क्यों की जाती है डाटा की? वो इसलिए की जाती है कि कोई भी डाटा जो आपने कलेक्ट किया है, ठीक है, डिफरेंट नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर से कलेक्ट किया होता है जो डाटा, वो देखते हैं कि आइदर वो जो डाटा कलेक्ट किया है या इस ड्रग से रिलेटेड को जो भी एडवर्स इफेक्ट आए हैं वो वाकई में जेन्युइन है या नहीं है. ठीक है, तो इस बेसिस पे उसकी कुछ असेसमेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं और उसके बेसिस पे उसको असेस किया जाता है. असेस करने के बाद उसको प्रॉपर फिर मॉनिटरिंग की जाती है. मॉनिटरिंग में ये देखा जाता है कि कौन कौन से एरियाज़ के अंदर, कौन कौन सी कंट्रीज़ लेवल पे, कौन सी जैसे बेस ऑन एथनिसिटी या डिफरेंट फैक्टर जेनेटिक फैक्टर्स के बेस पे कौन से लेवल के ऊपर जो है वो एडवर्स इफेक्ट कौन से पेशेंट के अंदर शो हुए हैं और कौन से कंट्रीज़ के अंदर शो हुए हैं, कौन सी एथनिसिटी के अंदर शो हुए हैं. तो उसके बेसिस पे मॉनिटरिंग की जाती है. जब मॉनिटरिंग करने के बाद पता चल जाता है, फाइनली कंफर्म हो जाता है कि ये एडवर्स इफेक्ट इस ड्रग से रिलेटेड आ रहा है, तो क्या किया जाता है, फिर उसकी हम प्रिवेंशन करते हैं. हम प्रिवेंशन नहीं करते, बेसिकली उसकी प्रिवेंशन की जाती है. जो हमारा फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स हैं उसकी प्रिवेंशन करते हैं. प्रिवेंशन कैसे करते हैं कि जो भी ड्रग के साथ एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं, अगर कोई ड्रग ऐसी है जिसके साथ स्वेयर एडवर्स इफेक्ट है तो उसको ड्रग को बैन कर दिया जाता है मार्केट में. या फिर ऐसा होता है समटाइम्स कि पर्टिकुलर डोज के ऊपर एडवर्स इफेक्ट आ रहे होते हैं, या वो पेशेंट किसी पर्टिकुलर एथनिक में आ रहे होते हैं, एथनिक ग्रुप्स में आ रहे होते हैं, अफ्रीकन है, अमेरिकन है, तो इस तरह से क्या किया जाता है कि उनमें इसके यूज़ को बैन कर दिया जाता है. नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव क्या है फार्माकोविजिलेंस के? ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव तो हमारा ये होता है कि जो भी पेशेंट केयर को इम्प्रूव करना होता है, बेसिकली पेशेंट की सेफ्टी को इम्प्रूव करना होता है. अगर इसी ड्रग के साथ कोई एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि उस ड्रग को फार्माकोविजिलेंस सेंटर जो है वो बैन कर देती है ताकि पेशेंट को किसी किस्म का हार्म ना पहुँचे. दूसरा ये होता है कि पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूव करना, क्योंकि वो भी मेडिसिन यूज़ करें, जाहिर सी बात है कि इंडिविजुअल पेशेंट भी यूज़ कर रहा है और पूरी की पूरी पब्लिक भी यूज़ कर रही है उस मेडिसिन को. ठीक है, तो इसको इम्प्रूव करना. फिर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं मेडिसिन से रिलेटेड हमारे, क्योंकि जब हम क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं तो क्लिनिकल ट्रायल जो हैं बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे किए जाते हैं और उनमें डिफरेंट कोमॉर्बिडीज़ जो हैं, वो पेशेंट जिनके अंदर डिफरेंट कोमॉर्बिडीज़ होती हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते. सो मोस्ट ऑफ द एडवर्स इफेक्ट आर नॉट रिपोर्टेड इन क्लिनिकल ट्रायल. सो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसीलिए क्या फार्माकोविजिलेंस का सिस्टम बनाया गया है ताकि ओवरऑल जो भी एडवर्स इफेक्ट डिफरेंट ग्रुप्स एथनिक के बेस पे आ रहे हैं, डिफरेंट जेनेटिक बेस पे आ रहे हैं, तो उनको रिपोर्ट किया जा सके. इसके अलावा बेनिफिट, हार्म और रिस्क ऑफ मेडिसिन जो है इसकी असेसमेंट की जा सकती है.
ताकि जो भी हार्म है उसकी प्रिवेंशन किया जा सके, मेडिसिन से रिलेटेड जो भी एडवर्स इफेक्ट हैं, जो भी हार्म पेशेंट को पहुंच रहा है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके और बेनिफिट को मैक्सिमाइज़ किया जा सके। और हम बेसिकली रैशनल और इफेक्टिव यूज़ ऑफ मेडिकेशन को इनकरेज करते हैं। इसके अलावा हम फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स के अंदर जो है वो ये होता है कि क्लिनिकल ट्रेनिंग्स जो है इन फार्माकोविजिलेंस के अंदर पेशेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल को प्रोवाइड की जाती हैं, उनको ट्रेन किया जाता है ताकि जो है वो इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें पब्लिक के साथ और उनकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि अगर कोई एडीआर आता है तो उसको कैसे रिपोर्ट किया जाता है, और अगर पेशेंट को क्या क्या बताना है कि अगर उसके अंदर ये एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं तो वो पेशेंट उसको कैसे रिपोर्ट कर सकता है खुद भी, या अगर उसको आ रहा है तो वो आके हेल्थ केयर प्रोफेशनल को बताएगा और हेल्थ केयर प्रोफेशनल उसको रिपोर्ट करेगा फर्दर। वाई वी नीड द फार्माकोविजिलेंस। अब देखें कि हमें फार्माकोविजिलेंस की ज़रूरत क्यों है। एक फार्माकोविजिलेंस सिस्टम जो है एक पूरी वर्ल्ड के अंदर क्यों बनाया गया है फार्माकोविजिलेंस सेंटर, उसकी रीज़न क्या है, उसकी डिफरेंट तरह की डिफरेंट रीज़न है। जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं हमारे जो हैं, क्योंकि वो एनिमल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, हमारे पास इतना इंसफिशिएंट एविडेंस ऑफ सेफ्टी, हमारे पास इतना डेटा नहीं होता हमारे पास कि इसकी वजह से हम ये कह सकेंगे इस ड्रग के अंदर जो है ये एडवर्स इफेक्ट आएंगे, उस टाइम पे नहीं आ रहे होते। लेकिन बाद में क्या होता है कि डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स पे लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन यूज़ कर रही होती है, उसमें डिफरेंट जेनेटिक्स के लोग यूज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट एथनिसिटी के लोग यूज़ कर रहे होते हैं और डिफरेंट एज के लोग यूज़ कर रहे होते हैं, पीपल विद डिफरेंट कोमॉर्बिडिटीज़ जो हैं वो लोग यूज़ कर रहे होते हैं। सो उस केस के अंदर ड्रग के साथ जो है पर्टिकुलर एडवर्स इफेक्ट शो होते हैं। सो इस वजह से हम क्या करते हैं कि इस वजह से क्या हुआ है कि फार्माकोविजिलेंस सेंटर बनाया गया। यहाँ पे एक है रीज़न थर्ड में ये लिखा हुआ है कि एडीआर्स आर एक्सपेंसिव। एडीआर्स एक्सपेंसिव क्यों होते हैं, हमने ये क्यों लिखा, क्यों कि अगर पेशेंट के अंदर एडीआर आते हैं तो वो एडीआर जो रिपोर्ट होते हैं कहते हैं कि उसके ऊपर एक्सपेंस इतना ज़्यादा है कि एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल पेशेंट को जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, जो हम मेडिकल ट्रीटमेंट या नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो प्रोवाइड करते हैं, उसकी इतनी कॉस्ट नहीं है जितने एडीआर्स की कॉस्ट है। एक तो ये है कि पेशेंट की डेथ हो जाएगी, दूसरा ये है कि जब एडीआर्स आएंगे लोगों के अंदर तो पेशेंट, सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि पेशेंट की डेथ हो, समटाइम्स एडीआर्स इतने लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं कि पेशेंट की डेथ हो सकती है। दूसरा ये होता है कि अगर एक ड्रग के साथ एडीआर्स आएंगे तो कॉस्ट, हेल्थ केयर बर्डन कितना ज़्यादा हो जाएगा, हेल्थ केयर बजट कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। हम बार बार बात करते हैं बेसिकली एडीआर्स क्या हैं। एडीआर्स इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब एक होता है एडीआर्स हैं, दूसरा है एडी एडवर्स ड्रग इवेंट। अब WHO जो है इन दोनों को कैसे डिफाइन करता है, वो ये कहता है कि एडी एडवर्स ड्रग इवेंट एनी अनटूवर्ड मेडिकल अकरेंस दैट मे प्रेजेंट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट विद अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट but which does not necessarily have a causal relationship with the treatment. The WHO defined an ADRs a response to a treatment which is nauseous and unintended and which occur at normal doses. Doses normally used in men for prophylaxis, diagnosis, treatment of disease or for the modification of physiological function. हम अब इस डेफिनेशन को देखकर हमें क्या समझ में आती है कि एडी जो है एडवर्स ड्रग इवेंट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि उनका कोई रिलेशनशिप हो आपके फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के साथ, यानी आपकी ड्रग के साथ। ज़रूरी नहीं है कि आपकी ड्रग के साथ आप ड्रग यूज़ कर रहे हैं तो तभी एडी विदाउट ट्रीटमेंट भी हो सकता है, विदाउट फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी आ सकता है। एडी किसी नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के साथ भी आ सकता है। सो इट नॉट ऑलवेज लिंक्ड विद फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लाइक ड्रग। बट एडीआर क्या है, एडीआर इज एडवर्स ड्रग इवेंट। एडवर्स ड्रग इवेंट हमेशा जो हैं वो लिंक्ड होते हैं इस ड्रग के साथ। जब आप ड्रग को यूज़ करते हैं, चाहे वो ड्रग किसी भी कंडीशन में यूज़ कीजिए, प्रोफाइलैक्सिस में, डायग्नोसिस में या किसी भी टाइप्स ऑफ कंडीशन में यूज़ की जाती है, तो उसके साथ जो एडवर्स इफेक्ट आते हैं, जो इफेक्ट आएगा वो होगा एडीआर। अगेन एडीआर क्या है, एडीआर इज एडवर्स आउटकम that attributed to the suspected action of drug. But ADE is what? ADE is adverse drug event, is an adverse outcome that occur after the use of drug, but which may or may not link to the use of drug. जो ड्रग के यूज़ के साथ लिंक कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। अब कैसे देखेंगे, इसीलिए वो कहते हैं कि जितने भी ADRs होते हैं, all ADRs are ADE,
जितने भी एडीआर्स हैं वो क्या है, एडवर्स ड्रग इवेंट है, बट नॉट ऑल एडी विल बी एडीआर्स। लेकिन जितने भी एडवर्स ड्रग इवेंट हैं वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? अगेन वही बात की कि एडीए जो है इट्स नॉट ऑलवेज लिंक्ड विद द फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। विदाउट फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कोई एडवर्स इफेक्ट आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम मेडिसिन यूज़ करें, हम मेडिसिन नहीं भी यूज़ कर रहे होते और कोई ऐसी थेरेपी करवा लेते हैं, उसके साथ भी कोई एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। तो वो क्या है, एडवर्स ड्रग इफेक्ट। ज़रूरी नहीं है कि वो ड्रग के साथ लिंक करें। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास अगेन वही बात बताई गई है कि ऑल मेडिसिन, जितनी भी मेडिसिन होती हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो प्रोड्यूस कर सकते हैं डिज़ायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट। लेकिन इसके साथ उनके अंदर ये भी एबिलिटी होती है, ये भी उनका पोटेंशियल है कि वो अनवांटेड एडवर्स इफेक्ट कॉज करवा सकती हैं। ज़रूरी नहीं थेरेप्यूटिक इफेक्ट दे रही है ना, तो एडवर्स इफेक्ट भी दे सकती है। लाइक क्या है, हर चीज़ का एडवर्स इफेक्ट होता है। लाइक हम अगर एक चीज़ को, जैसे हम पानी पीते हैं, पानी अगर हम हद से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो एक वक्त आएगा कि उसके भी एडवर्स इफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो हर ड्रग जो है जिसके अंदर ये एबिलिटी है कि उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट है, उसका एडवर्स इफेक्ट भी होगा, बट ज़रूरी नहीं है कि उसका एडवर्स इफेक्ट हर लेवल पे जाके शो हो आपके पास। ठीक हो गया। हेल्थ केयर प्रोफेशनल जितने भी हैं हमारे पास, उनको अवेयरनेस होनी चाहिए कि एडवर्स ड्रग जो भी एडीआर्स रिपोर्ट होते हैं पब्लिक लेवल के ऊपर, तो उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है, उनकी अवॉइडनेस, उनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। क्योंकि हमारे पास एडीआर रिपोर्टिंग एक इम्पोर्टेंट सिस्टम है किसी भी हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर, किसी भी मुल्क की हेल्थ केयर पॉलिसीज़ के अंदर एक फार्माकोविजिलेंस सेंटर का होना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि एडीआर्स आर एक्सपेंसिव। अब हम देखते हैं कि हम एक फार्माकोविजिलेंस सिस्टम डेवलप हो चुका है। अब उस फार्माकोविजिलेंस सिस्टम जो डेवलप हुआ है, पास्ट में ऐसा क्या हुआ कि जिसके बाद फार्माकोविजिलेंस सिस्टम को बनाना पड़ा नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, फिर पूरी वर्ल्ड का डेटा जहाँ पे जाके कलेक्ट होता है, एक पूरी होल वर्ल्ड का एक फार्माकोविजिलेंस सेंटर बनाया गया। तो क्या हुआ कि कुछ लाइव लेसन ऐसे थे पास हिस्ट्रीज़ के अंदर हमारी ये, जिनसे हमने सीखा, और उसके बाद हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक फार्माकोविजिलेंस सेंटर होना चाहिए। क्या वो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, एक डिज़ास्टर हुआ थैलिडोमाइड का। थैलिडोमाइड जो थी वो यूज़ की जाती थी 1958 के अंदर प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर। ठीक हो गया। प्रेग्नेंट वुमेन एंड नर्सिंग मदर्स के अंदर यूज़ की जाने लगी। उसके क्योंकि पहली बार यूज़ की, कोई एविडेंस नहीं था हमारे पास, लाइक लैग क्लिनिकल ट्रायल के अंदर हमारे पास इंसफिशिएंट डेटा होता है, तो उसकी बेसिस पे हम नहीं कह सकते इस ड्रग के साथ कोई एडीआर नहीं आएंगे। तो क्या हुआ कि जब थैलिडोमाइड यूज़ होने हुई पेशेंट प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर यूज़ की, तो उसके बाद सीरियस बर्थ इफेक्ट शो हुए, और कुछ ऐसे और 8,000 to 12,000 जो हैं वो डिफॉर्म्ड चिल्ड्रन जो हैं वो पीछे रह गए, और बहुत सी अननोन नंबर ऑफ डेथ हुई उसके रिजल्ट में। क्यों हुई? क्योंकि थैलिडोमाइड का टेराटोजेनिक इफेक्ट था। और ये टेराटोजेनिक इफेक्ट जो है वो क्या हुआ कि क्लिनिकल ट्रायल के अंदर आपके पास एडवर्स इफेक्ट शो नहीं हुआ था। तो क्या हुआ कि उसके बाद जो है वो थैलिडोमाइड को प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, आप बैन कर दिया गया। इसी तरह 1970 के अंदर एक और जो है अनएक्सपेक्टेड और सीरियस एडवर्स रिएक्शन देखने को मिला। क्या था? कार्डियो सेलेक्टिव बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसको हम कहते हैं लोल फैमिली के तौर पर हम जानते हैं सब, जैसे प्रोपेनालोल है, बाकी जितने भी हैं मेडिकेशन, मेडोप्रोलोल है। सो इसमें एक मेडिकेशन थी, इसको प्रोक्टालोल कहते हैं। प्रोक्टालोल अब लॉन्च हुई थी 1970 के अंदर। 1970 के अंदर जब ये लॉन्च हुई तो इनिशियली क्या था, जब ये मार्केट में आई तो उसके बाद इसकी प्री मार्केटिंग पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस स्टडीज़ होने लगी। तो उसमें ये था कि इसके साथ रैशेज और सम ऑफ विच वर स्वेयर रैशेज रिपोर्ट। अब वो रैशेज इतने स्वेयर केसेस सीरीज ऑफ रैशेज थे कि जिसको सिरोसिस कहा जाता है, सिरोसिस लाइक रैशेज, जो कि ड्राई आइज के साथ रिपोर्ट होने लगे, और ये इरिवर्सिबल स्कारिंग होने लगी कॉर्नियाज की, आइज की, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सी पेशेंट्स के अंदर आई डैमेज, कॉर्नियल अल्सरेशन और इनफैक्ट ब्लाइंडनेस तक हो गई। ये भी केस एक शो हुआ था हमारे पास।
इसके बाद क्या हुआ कि 100,000 ऑफ पीपल जो हैं वो ट्रीटेड हुए और 100 ऑफ सीरियसली अफेक्टेड हुए और फिर उनका ट्रीटमेंट किया गया और कुछ जो हैं वो रिकवर कर गए, कुछ नहीं कर सके। सो फिर इसको क्या हुआ कि मार्केट में बैन कर दिया गया। फिर एक और डिज़ास्टर हुआ 1998 के अंदर, 1999। अब 1998 के अंदर क्या हुआ कि हमारे पास सेलिकॉक्सिब और 1999 के अंदर रोफिकॉक्सिब। रोफिकॉक्सिब जो है मार्केट में आई, लॉन्च हुई, उसकी पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस स्टडीज़ जब की गई तो क्या पता चला कि ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूस गैस्ट्रिक इंटेस्टिशनल ADR इज कंपेरिजन टू अदर। अब इन ड्रग्स के साथ क्या हुआ कि GI अल्सरेशन, GI ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होने लगे, उसके एडवर्स इफेक्ट शो होने लगा। तो क्या हुआ कि सितंबर 2004 के अंदर एक स्टडी हुई जिसमें रोफिकॉक्सिब जो है इन द प्रिवेंशन ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर शो द ड्रग इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर इवेंट। तो क्या देखा गया कि जो रोफिकॉक्सिब है जो कोलोरेक्टल कैंसर को ट्रीट कर रही है, लेकिन उसके साथ क्या इफेक्ट शो हुआ पेशेंट के अंदर कि कार्डियोवास्कुलर इवेंट, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम शो होने लगी। इसी तरह जो सेलिकॉक्सिब थी उसके साथ भी डोज रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगी इवेंट की क्लिनिकल ट्रायल की। अब ये जो ड्रग्स हैं जो कोक्स 2 इनहिबिटर्स हैं, इनके साथ हम अक्सर कहते हैं कि ये उन पेशेंट्स में यूज़ नहीं करनी चाहिए। ऐसे पेशेंट जो कार्डिक के पेशेंट्स होते हैं, जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर हम यूज़ नहीं करते क्योंकि ये मोस्टली जो है वो आपकी किडनी सिस्टम को और आपके हार्ट सिस्टम को इफेक्ट करती हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉन सेलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर्स। वो आपकी GI ब्लीडिंग तो कॉज करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि आपके किडनी और आपके CVS को डिस्टर्ब नहीं करते, डैमेज नहीं करते, उसको हिट नहीं करते, टारगेट नहीं करते। तो इसीलिए हम अब इसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन आई हमारे पास, इसके बाद जो है वो एक प्रिवेंटिव मेजर्स लिया गया कि ऐसे पेशेंट जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, जो किडनी के पेशेंट्स हैं, हम उनके अंदर ये ड्रग यूज़ नहीं करेंगे। तो एक बेनिफिशियल हो गया कि वो उस टाइम पे क्लिनिकल ट्रायल्स में तो ये चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन जब पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस हुई, जब ड्रग लॉन्च हुई, तो फिर ये सारे एडवर्स इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे पास शो हुई और फिर उस ड्रग्स को उन पेशेंट्स के अंदर यूज़ नहीं किया जाने लगा, एक प्रिवेंटिव मेजर लिया गया। इसी तरह हमारे पास 1998 के अंदर MMR वैक्सीन, मेनिंजियोकोकल वैक्सीन जो है इन ऑटिज्म जो है, इसका भी एक डिज़ास्टर आया हमारे पास। और फिर उसके बाद जो है MMR वैक्सीन को जो है वो ऑटिज्म कॉज करने लगी, तो उसको भी हुआ कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर हम यूज़ करने लगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ADR, हम ADRs की बात करते हैं, बार बार बात करते हैं ADRs क्या हैं, ADRs ये हैं, ADRs एडवर्स ड्रग। अब ADRs की क्लासिफिकेशंस हैं, हम उनको डिफाइन करेंगे कि ADRs की क्लासिफिकेशन क्या है। सबसे पहले ADRs को जो एक थ्रोट क्लासिफिकेशन है जो हर बुक में देखने को मिलती है वो है रोवलियन थॉम्सन क्लासिफिकेशन। वो ये कहता है द सिस्टम क्लासिफिकेशन डिफाइन करता है ADRs को 2 मेन ग्रुप के अंदर। सबसे पहले है टाइप A, ठीक है। वो ये कहते हैं कि टाइप A रिएक्शन जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिवली एग्जेजरेटेड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग, प्राइमरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड एज वेल एज सेकेंडरी other drug, for example ADR caused by the antimuscarinic activity of tricyclic antidepressant। यानी वो प्राइमरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं, बट क्या है कि नॉर्मल होता है। अब वो लेकिन बहुत ज़्यादा एग्जेजरेटेड होते हैं। टाइप A रिएक्शन जो है कॉमन होते हैं, लेकिन 80% ऑफ द पॉपुलेशन से नॉर्मली तो ये होता है ना कि हम पेशेंट के अंदर हम ये कहते हैं कि जैसे कोक्स 2 इनहिबिटर, जैसे हमारे पास नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर्स हैं या NSAIDs हैं, तो उनमें ये होता है कि हमारे पास वो GI ब्लीडिंग कॉज करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलरली साथ में हम एक प्रिवेंटिव मेजर ले लेते हैं, हम उनको कोई एंटासाइड दे देंगे, ठीक हो गया, कोई हम PPI दे देंगे उनको, और या फिर हम ये कहेंगे कि हम अपना खाने के साथ इनको खा लें। उसके साथ ये होता है कि मिनिमम GI इफेक्ट आएगा। तो इससे प्रिवेंटिव मेजर हम ले सकते हैं टाइप A रिएक्शन के अंदर, लेकिन टाइप B के अंदर हम ऐसे कोई प्रिवेंटिव मेजर नहीं ले सकते क्योंकि हमें पता नहीं होता ऑलरेडी ना। तो एक ड्रग के साथ जब आ जाता है तो उसके बाद हम प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं। दूसरी होती है डॉट क्लासिफिकेशन। अच्छा, DOTS, डॉट्स क्या है, इसके डिफरेंट, ये पूरी फॉर्म है और इसके डिफरेंट जो है वो फुल फॉर्म्स हैं। जैसे डॉट के D किस चीज़ को इंडिकेट करता है, डोज रिलेटेडनेस, यानी डोज के बेसिस पे भी एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। और T से टाइमिंग एंड पेशेंट ससेप्टेबिलिटी, टाइमिंग की बेस पे भी हो सकते हैं कि आप किस टाइम पे
जो है वो ड्रग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये भी एडवर्स इफेक्ट में आता है कि आप किस टाइम पे ड्रग यूज़ कर रहे हैं, उससे रिलेटेड भी एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। पेशेंट ससेप्टिबिलिटी होती है, पेशेंट ससेप्टिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लाइक जेनेटिक रीज़न। एक होता है, हम कहते हैं फार्माकोजेनेटिक। फार्माकोजेनेटिक क्या होती है, यही जिसमें हम देखा जाता है कि ड्रग, अब पेशेंट की जो जीन है उसका जीन का मेकअप कैसा है, जीन की कम्बिनेशन कैसा है, जीन उसका कैसा बना हुआ है, तो वो ड्रग जो है वो जीन के अकॉर्डिंग कैसे रिस्पॉन्स करती है। हर पेशेंट की आपने सुना होगा कि पर्सनलाइज मेडिकेशन का एक सिस्टम आ गया है, बहुत पहले आ गया था, पाकिस्तान में तो अभी तक नहीं आया, लेकिन पर्सनलाइज मेडिकेशन का एक सिस्टम आ गया है। उसमें क्या होता है कि पेशेंट के जीन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, और फिर हम देखते हैं कि वो जैसे फास्ट और स्लो एसिटाइलेटर का आपने सुना होगा। अगर फास्ट एसिटाइलेटर हैं तो हम उनको ड्रग कितनी डोज में देंगे, अगर स्लो एसिटाइलेटर हैं तो ड्रग की डोज चेंज हो जाती है। इसी तरह जो वो पेशेंट, जैसे जैसे ब्रेस्ट कैंसर की हम बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है अब वो ड्रग जो है जो HER2 जो बेसिकली इसका मार्कर है उसको जो है वो इनहिबिट करती है या नहीं करती, अगर वो ड्रग अगर किसी पेशेंट के अंदर उसकी एक्सेसिव अमाउंट प्रेजेंट है, तो किसी पेशेंट के अंदर ब्रेस्ट कैंसर उस रीज़न की वजह से नहीं होता, उसकी एक्सेसिव अमाउंट की रीज़न की वजह से नहीं होता, तो क्या होता है कि हम उसको फिर वो ड्रग नहीं देते। तो इंडिविजुअलाइज मेडिकेशन का सिस्टम आ गया, तो इसको कहते हैं पेशेंट ससेप्टिबिलिटी, क्योंकि डिफरेंट जेनेटिक्स, हर पेशेंट की अपनी एक जेनेटिक्स होती है, और उसके अकॉर्डिंग ही वो पेशेंट जो है वो रिस्पॉन्स करता है ड्रग के अगेंस्ट। सो इसकी बेसिस पे भी एडवर्स इफेक्ट आ सकता है। हालांकि जो रॉलियन थॉम्सन क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ ये कहती है कि इसमें प्रॉपर्टी सिर्फ ये, उसकी एक ओनली प्रॉपर्टी ये है कि वो कहती है ड्रग और रिएक्शन, लेकिन जो डॉट्स क्लासिफिकेशन है वो ये कहती है कि आपने वेरियस फैक्टर जो हैं उनको एक्सप्लेन करना है, जिसमें डोज रिलेटेड भी हैं, पेशेंट ससेप्टिबिलिटी, वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं और उसके रिजल्ट में कैसे एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन एक पूरी ब्रॉड टर्म हमारे पास आ जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे वही कहते हैं, कंसीडर द डोज ऑफ ड्रग हैज मेनी एडवर्स इफेक्ट आर क्लियरली रिलेटेड टू द डोज ऑफ ड्रग यूज। डॉट्स क्लासिफिकेशन फर्स्ट ये कंसीडर करती है कि डोज की बेसिस पे एडवर्स इफेक्ट आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप डोज को इंक्रीज कर देंगे, जैसे डिजिटलिस टॉक्सिटी होती है, तो उसमें क्या होता है कि ये डिजिटलिस क्या है, इट्स अ कार्डिक ग्लाइकोसाइड। अब उसकी वजह से डिजिटलिस टॉक्सिटी का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। अब डोज इंक्रीज करेंगे तो कार्डिक टॉक्सिटी, डिजिटलिस की टॉक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो डोज डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और डोज इंक्रीज करने से भी हो सकते हैं, कम करने से भी हो सकते हैं, इंक्रीज करने से भी हो सकते हैं। दूसरा क्या है डॉट्स में, कि दूसरी बात हम क्या करते हैं डॉट्स क्लासिफिकेशन में, हाइपर ससेप्टिबिलिटी रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन जो ज़रूरी नहीं है कि वो जो है वो एक पर्टिकुलर डोज में, वो सब थेरेप्यूटिक डोज में भी जो है वो रिएक्शन अक्कर हो सकता है, एडवर्स इफेक्ट अक्कर हो सकता है। पेशेंट कितना ससेप्टिबल है इस पर डिपेंड करता है। दूसरा है कोलेटरल इफेक्ट। अच्छा, कोलेटरल इफेक्ट क्या होता है, अक्कर विद द नॉर्मल थेरेप्यूटिक यूज ऑफ द ड्रग। कोलेटरल इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट। कोलेटरल इफेक्ट क्या है कि वो इफेक्ट जो कि नॉर्मल थेरेप्यूटिक यूज ऑफ ड्रग यानी नॉर्मल डोज के ऊपर आता है, उसको हम कहते हैं कोलेटरल इफेक्ट। और टॉक्सिक इफेक्ट क्या होता है कि रिलेट टू द यूज ऑफ ड्रग आउटसाइड ऑफ देयर यूजुअल थेरेप्यूटिक यूज, यानी आप जो है ड्रग को जितनी डोज रिकमेंड की गई है उस रिकमेंड डोज से ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो आपकी गाइडलाइंस जो हमें बताती हैं कि इतनी डोज आपने पेशेंट के अंदर यूज़ करनी है, सेट के पेशेंट के अंदर इतनी डोज जानी चाहिए, दिन मैक्सिमम इतनी डोज जानी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या टॉक्सिक इफेक्ट, और अगर उतना ही यूज़ करेंगे तो उस पर जो इफेक्ट आएगा वो कोलेटरल इफेक्ट आएगा नॉर्मल डोज के ऊपर। और टाइम कोर्स किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, ड्रग की जो प्रेजेंस होती है द साइड ऑफ एक्शन वो भी इंपॉर्टेंट होती है, वो भी ADR कार्ड कर सकती है। जैसे देखिए अब टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है, टाइम कोर्स ऑफ ड्रग प्रेजेंस एट द साइड ऑफ एक्शन, हम ये कहते हैं कि टाइमली ड्रग लेनी चाहिए, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है, वो है फिरोसामाइड की। अब फिरोसामाइड की रैपिड इन्फ्यूजन अगर हम देते हैं तो क्या हो सकता है कि ट्रांजिएंट हेयर लॉस हो सकता है, टेनाइटिस हो सकता है। और अगर कांस्टेंट और इसके अलावा कंसिस्टेंट अगर आप लो डोज देते हैं मेथोट्रेक्सेट की, तो वो मोर टॉक्सिक है देम इक्विवेलेंट इंटरमीडिएट बोलस डोज से, ठीक है। यानी आप लो डोज देंगे तो वो भी टॉक्सिक है, वो टाइम पे डिपेंड करता है ना।
इंटरमीडिएट बोलस डोज की डोजेज अगर आप देते हैं तो वो इतनी टॉक्सिक नहीं होती जितना आप ना लो डोज पे पेशेंट को टरहा देते हैं, मेथोट्रेक्सेट दे देते हैं, तो वो भी टॉक्सिक है। सो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम कोर्स ऑफ द ड्रग प्रेजेंट द साइट ऑफ एक्शन, ड्रग जो है साइट ऑफ एक्शन पे किस टाइम पे प्रेजेंट है वो भी इम्पोर्टेंट है। वो उसकी वजह से भी ADRs आ सकते हैं। रैपिड इन्फ्यूजन देंगे तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं इनके साथ स्लो इन्फ्यूजन दिया जाता है तो सब थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स आ जाता है आपके पास, और सब थेरेप्यूटिक डोजेस भी चला जाता है पेशेंट, तो उसके अंदर भी एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। सो टाइम भी इम्पोर्टेंट है। और अब डॉट्स कैटेगरीज जो हैं वो ये कहती हैं जो ADRs है, ठीक है, जो ADRs हैं वो इधर टाइम इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी हो सकते हैं, टाइम डिपेंडेंट रिएक्शन भी हो सकते हैं। दो तरह के, ये नहीं कहता कि सिर्फ टाइम डिपेंडेंट रिएक्शन है, वो कहता है टाइम इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, यानी किसी भी टाइम पीरियड के अंदर अक्कर हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो एक रेंज ऑफ पीरियड्स के अंदर अक्कर हों, यानी जैसे टाइम डिपेंडेंट रिएक्शन है तो रैपिड और इमीडिएट रिएक्शन भी हो सकते हैं टू दोज रिएक्शन विच कैन बी डिले, जो डिले भी हो सकते हैं, लेकिन एक टाइम पीरियड के अंदर अक्कर होंगे। टाइम इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, किसी भी टाइम हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ द कोर्स। द फाइनल एस्पेक्ट ऑफ इसके, अब हमने टाइम की बात की, डोज की बात की, ठीक है। डॉट्स क्लासिफिकेशन में टाइम, किस टाइम पर ड्रग आपकी साइड ऑफ एक्शन में प्रेजेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, कितनी डोज में प्रेजेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। सो डोज, रिलेटेडनेस, टाइम और पेशेंट ससेप्टेबिलिटी क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। तीन चीज़ें हमने क्लासीफाई की, ठीक है। दो चीज़ें हमने कर ली कि टाइम और डोज रिलेटेडनेस। तीसरी चीज़ हमारे पास आएगी ससेप्टेबिलिटी। ससेप्टेबिलिटी क्या है? ससेप्टेबिलिटी अगेन वही बात आ जाती है, यहाँ पे भी उन्होंने ये बताया हुआ है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन क्या है? किसी की भी एज, सेक्स, अल्टर फिजियोलॉजी, डिजीज़, कोमॉर्बिडिटीज़ क्या है। सो इससे रिलेटेड पेशेंट का जेनेटिक मेकअप क्या है, एज क्या है, उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है, ठीक है, हो गया। इसकी बेसिस पे भी एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं, तो उनकी बेसिस पे भी इसको क्लासीफाई करते हैं। इन डॉट्स क्लासिफिकेशन डोज रिलेटेड भी एडवर्स इफेक्ट को क्लासीफाई करते, कहते हैं डोज पे भी आ सकता है, टाइम में भी आ सकता है, और पेशेंट ससेप्टेबिलिटी की वजह से भी आ सकते हैं। अब ये नहीं कह सकते कि सिर्फ डोज की वजह से ही आएंगे, ठीक हो गया। तो रॉलियन थॉमसन क्लासिफिकेशन नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, बट वो ये कहती है कि ओनली रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ द ड्रग की यूज़ की वजह से आते हैं, डोज ऑफ ड्रग की वजह से आते हैं। तो सिर्फ ड्रग से रिलेटेड चीज़ों को देख रहा होता है, इससे रिलेटेड वो क्लासीफाई कर रहा होता है ADRs को। तो हमारे पास क्या है कि अब हम थोड़ा सा इसको ना ब्रीफ में देख लेते हैं कि रॉलियन थॉमसन को हमने देखा नहीं ऊपर की क्या होती है। बेसिकली हमने जनरल देखा कि टाइप A रिएक्शन क्या होता है, टाइप B क्या होता है। तो उन्होंने फर्दर जो है ना इसको कैटेगरीज में डिवाइन किया, फिर एक्सटेंडेड रॉलियन थॉमसन क्लासिफिकेशन आई। पहले तो टाइप A और टाइप B थी, लेकिन फिर एक फर्दर आई। तो क्या है कि टाइप ए ऑगमेंटेड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ऑगमेंटेड है यानी आप डोज इंक्रीज करेंगे तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आएंगे, ड्रग की फार्माकोलॉजी से रिलेटेड इफेक्ट आते हैं। अब ये इफेक्ट बहुत कॉमन होता है, प्रेडिक्टेबल इफेक्ट है, यानी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आपको ड्रग की नॉर्मल फार्माकोलॉजी पता है, आपको पता है कि कोक्स जो है, कोक्स 2 इनहिबिटर्स जो हैं वो कौन से मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करते हैं, और आपको पता है कि वो उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहीं ना कहीं किडनी पे जाता है, कहीं ना कहीं हार्ट पे जाता है। तो एक प्रिडिक्टेबल है, डोज डिपेंडेंट होते हैं ये हमेशा, एक पर्टिकुलर डोज के ऊपर आप आएंगे, आप एक डोज इंक्रीज कर देंगे तो इस ड्रग के साथ क्या होंगे, एडवर्स इफेक्ट आएंगे। वो क्या होंगे, टाइप A एडवर्स रिएक्शन होते हैं, जैसे बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, बीटा ब्लॉकर आप डोज इंक्रीज कर देंगे बीटा ब्लॉकर की तो क्या होगा, आपको पता है ब्रेडिकार्डिया होता है बीटा ब्लॉकर के साथ, क्योंकि वो बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, नॉर्मल फार्माकोलॉजी से रिलेटेड है ना, बीटा 2 को ब्लॉक करेगा तो नॉर्मली चीज़ है कि ब्लॉक करेगा तो क्या होगा, उसकी रिलीज कम हो जाएगी, रिलीज कम होगी तो हार्ट क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया में चला जाएगा। तो क्या है, डोज इंक्रीज करने से भी ये इफेक्ट आया, हमें पता है कि ये प्रेडिक्टेबल है, ठीक है। प्रेडिक्टेबल कैसे है कि नॉर्मल फार्माकोलॉजी से रिलेट कर रहा है, और हाई मोबिलिटी है, लो मोर्टेलिटी है। इसका क्या मतलब है, डेथ रेट कम होता है इसके साथ। तो टाइप A रिएक्शंस होते हैं, जो टाइप A एडवर्स इफेक्ट होते हैं उनके साथ डेथ रेट कम होता है। बाकी अगर तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन में 80% ऑफ रिएक्शन ही होता है, लेकिन मोर्टेलिटी कम होती है। हमें पता है जो बीटा ब्लॉकर है, फॉर एग्जाम्पल प्रोपेनालोल है, प्रोपेनालोल की टॉक्सिक डोज कितनी होगी, बहुत हद जाके आप देखेंगे कि तो
बहुत से लिटरेचर्स के अंदर और बहुत सी गाइडलाइन में बताती हैं उसकी टॉक्सिक डोज होती है 200 mg से ग्रेटर देन अगर आप पेशेंट एट अ टाइम ले लेते हैं तो क्या होगा, टॉक्सिक डोज होगी। तो क्या है कि इस तरह से मोर्टेलिटी नहीं है एसोसिएटेड इनके साथ। दूसरे है हमारे पास टाइप बी रिएक्शन। टाइप बी रिएक्शन इज अ बिजार इफेक्ट नॉट रिलेटेड टू द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। बिजार हैं, खुद ही बिजार हैं, अपने से ही बिजार हैं भाई, और ड्रग की नॉर्म और फार्माकोलॉजी से बिजार हैं, तो वो उसके साथ आएंगे ही नहीं एडवर्स इफेक्ट। अनकॉमन है, अनप्रेडिक्टेबल, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि नॉर्मल फार्माकोलॉजी से रिलेटेड नहीं, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकेंगे। डोज डिपेंडेंट भी नहीं होते, ये भी एक चीज़ है। अच्छा, एक ना पीछे हमने एग्जांपल देखी थी, हमने कहा था कि टाइप बी रिएक्शन जो है फार्माकोलॉजी से रिलेटेड नहीं करते, तो उसमें हमने एग्जांपल जो देखी थी उसमें हमने ये कहा कि आइसोनाइजेट के साथ बायोटॉक्सिसिटी होती है। अब आइसोनाइजेट के साथ बायोटॉक्सिसिटी तो होती है, नहीं बताया वो कितनी डोज पे होती है, हमने डोज की बात नहीं की, तो डोज डिपेंडेंट तो नहीं हुआ, ये डोज डिपेंडेंट नहीं है, डोज से कोई लेना देना नहीं इनका। नॉर्मल डोज पे भी बायोटॉक्सिसिटी हो सकती है, हाई डोज पे भी हो सकती है, प्रेडिक्टेबल नहीं है। जैसे पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, जितनी भी जो एंटीबायोटिक्स होती हैं इनके साथ एनाफाइलैक्सिस शॉक होता है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि हर पॉपुलेशन के अंदर आएंगे, कुछ कुछ होंगे लोग जिनके अंदर क्या होगा कि एनाफाइलैक्सिस होगी, तो क्या है, अनप्रेडिक्टेबल है, अनकॉमन है। सो ऐसे जितने भी एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो क्या है, टाइप बी में आते हैं। कौन सी टाइप में आते हैं, टाइप बी में आते हैं। ऐसे अनप्रेडिक्टेबल है ना, तो अनकॉमन है, डोज डिपेंडेंट भी नहीं, आपको पता भी नहीं है कब आ जाएंगे, तो क्या है, मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है इनके साथ, डेथ रेट इनके साथ ज़्यादा होता है। टाइप सी, नाउ कमिंग टुवर्ड द टाइप सी। टाइप सी क्या है, डोज रिलेटेड, टाइम रिलेटेड। डोज रिलेटेड, टाइम रिलेटेड हमने बात की ना, तो डॉट्स की क्लासिफिकेशन को इन्होंने पेरेरोलियन थॉमसन ने एक्सटेंड कर दिया, उसको भी इसमें ऐड कर दिया कि डोज रिलेटेड भी टाइम रिलेटेड भी हो सकते हैं एडवर्स इफेक्ट। डोज रिलेटेड टाइम रिलेटेड क्या है, ये भी अनकॉमन होते हैं, क्यूमुलेटिव डोज पे डिपेंड करते हैं। आप डोज इंक्रीज कर देंगे तो आ जाएंगी टाइम रिलेटेड, टाइम जिस टाइम के अंदर टाइम ऑफ ड्रग प्रेजेंट एट द साइड ऑफ एक्शन, वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सेस सप्रेशन होती है बाय कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ, ठीक हो गया। डोज रिलेटेड भी है, जैसे हम डिजिटल टॉक्सिसिटी की बात की थी, तो आप इंक्रीज कर दें डिजिटल की डोज तो क्या होगा, कार्डिक टॉक्सिसिटी हो जाएगी। टाइम रिलेटेड भी हो सकते हैं। टाइम रिलेटेड कैसे है, देखिए कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिनका हम लॉन्ग टर्म में यूज़ करते हैं, तो हमारे पास क्या होती हैं, कार्सिनोजेनिक्स होती हैं। जैसे कुछ ऐसे हमारे पास केमिकल्स भी हैं, कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जो हमारे पास कार्सिनोजेनिक्स होते हैं। तो टाइम रिलेटेड है ना, कि आप जितना टाइम, उनकी कितनी डोज जो है प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, किस टाइम पे प्रेजेंट है, उस टाइम के अंदर कितनी डोज प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, उसकी डोज बिल्डअप हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो क्या होते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं। रिपीटेटिव एक्सपोजर होता रहता है आपको किसी ड्रग के साथ, या आप रिपीटेटिव इंटेक करते हैं या मेटल्स केमिकल्स के साथ आपका रिपीटेटिव एक्सपोजर होता है, तो क्या होता है कि एक वक्त ऐसा आता है कि जो प्रॉपरली आपके ऑर्गन को डिस्ट्रॉय कर देता है, आपके सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, जैसे कार्सिनोजेनेसिस के केस में होता है। टाइप क्या होता है कि विड्रॉल इफेक्ट नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो भी हम ड्रग्स, जैसे ओपियाइड हैं, ओपियाइड के साथ विड्रॉल इफेक्ट आता है, विड्रॉल सिंड्रोम्स आते हैं प्रॉपर। और जैसे बेंजोडाइज़ेपिन है, बेंजोडाइज़ेपिन आप यूज़ कर रहे हो, विड्रॉ कर दें, अचानक से विड्रॉ करेंगे तो साइड विड्रॉल इफेक्ट आएंगे, ठीक हो गया। हम क्या करते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं उसके लिए। कैसे, बेंजोडाइज़ेपिन को हम फिर विड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम वो बेंजोडाइज़ेपिन यूज़ करते हैं जिनका लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, तो हमें विड्रॉल में हेल्प करते हैं। नहीं एकदम से ड्रग को, ऐसी ड्रग जिनके विड्रॉल इफेक्ट होते हैं हमसे विड्रॉ नहीं करना होता, क्या करते हैं उनके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स दिए जाते हैं। जैसे बेंजोडाइज़ेपिन है तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वाली ड्रग्स को रिकमेंड कर देंगे, आहिस्ता आहिस्ता उनको कम कर देंगे, तो क्या होगा, विड्रॉल इफेक्ट कम आएंगे। टाइप एफ, इट्स अनएक्सपेक्टेड फेलियर ऑफ थेरेपी। अब कुछ ऐसे हैं, अनएक्सपेक्टेड फेलियर ऑफ थेरेपी क्या है, ये वही है जो सब थेरेपेटिक रिस्पॉन्स होता है ड्रग्स का। यानी जैसे यहाँ पे ना एग्जांपल दी हुई है कि फेलियर ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इंड्यूसर। इसमें एक और चीज़ भी आती है, जो अनएक्सपेक्टेड फेलियर ऑफ थेरेपी क्यों होती है, आपके पास जो आप थेरेपी दे रहे हैं, जो आप फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसमें किसी किस्म का फेलियर क्यों आ रहा है, उसकी रीज़न क्या है। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि आप ना दो ड्रग्स हैं जिनके आपस में इंटरेक्शन है, आप उन ड्रग्स को दे देते हैं एक साथ,
तो क्या हुआ कि वो ड्रग जो आपने दी है ट्रीटमेंट के लिए, किसी ट्रीटमेंट को जैसे ओरल कंट्रासेप्टिव है, तो आप दे रहे हैं पेशेंट को, लेकिन उसके साथ आपने एंजाइम इंड्यूसर भी दे दी। तो एंजाइम इंड्यूसर क्या करेगा, ओरल कंट्रासेप्टिव जो है उनकी एलिमिनेशन बॉडी से इंक्रीज हो जाएगी। जब एलिमिनेशन, तो क्या होगा, उसका नॉर्मल इफेक्ट नहीं आएगा। तो क्या होता है कि हम एक फेमस एग्जांपल है पेनिसिलिन और प्रोबेनासेट की। प्रोबेनासेट पेनिसिलिन को बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होने देता, तो पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंक्रीज कर देता है। तो कैसे इंक्रीज करते हैं, क्योंकि बॉडी में ज़्यादा टाइम के लिए रिटेन कर देता है ना उसको। अगर वहीं हम ऐसी ड्रग दे दें जो पेनिसिलिन की एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देगी, ठीक हो गया, तो क्या होता है, एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देगी जब, तो क्या होगा कि पेनिसिलिन जो है उसका सब थेरेप्यूटिक इफेक्ट आएगा। तो ये होते हैं टाइप एफ रिएक्शन, इनको उन्होंने डिफाइन किया टाइप एफ रिएक्शन के अंदर, अनएक्सपेक्टेड फेलियर ऑफ थेरेपी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हम ये देखते हैं कि कौन से फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट करते हैं ससेप्टिबिलिटी टू द एडीआर्स। अब उसमें डिफरेंट तरह के फैक्टर्स आ जाते हैं हमारे पास। अब हम जैसे हमने कुछ फैक्टर्स के पीछे बात की, सबसे पहले हमने बात की एज की, ठीक हो गया, एज रिलेटेड भी आ सकते हैं। एल्डरी पेशेंट जो होते हैं ना, वो जो पेशेंट बूढ़े हो जाते हैं, 60+ की एज हो जाती है, अब उनका उस तरह से इम्यूनिटी सिस्टम भी नहीं होता, ठीक है, तो वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं टुवर्ड द एडीआर एज़ कम्पेयर टू वो पेशेंट जो एडल्ट हैं, जिनके अंदर फिर ऐसे पेशेंट जिनके अंदर कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, उनके अंदर एडवर्स इफेक्ट के चांसेस कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज पेशेंट जिनके अंदर कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है, जो हेल्दी पेशेंट्स हैं। तो नॉर्मली किसी अल्टर फिजियोलॉजी की वजह से यूज़ करेंगे तो उनके अंदर कम आएगा, एडवर्स इफेक्ट कम आएंगे ना। ऐसे ही चिल्ड्रन जो होते हैं उनके साथ उनकी बॉडी कंपोजिशन डिफरेंट होती है, उनका मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है, उनका फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं। तो उनके साथ हो सकता है कि जैसे हम क्लोरामफेनिकोल लेते हैं, क्लोरामफेनिकोल जो है डिजॉक्सन है, ऑटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक्स हैं। तो ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनमें टॉक्सिसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है अगर हम बच्चों को देंगे, ठीक है। चिल्ड्रंस को अगर हम देते हैं, इन्फेंट्स को हम देते हैं, तो उनमें टॉक्सिसिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनमें एडीआर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं ड्रग्स के साथ, जैसे क्लोरामफेनिकोल की वजह से ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है, ठीक हो गया। तो चिल्ड्रंस की कंपोजिशन डिफरेंट होती है क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है, तो इस बेस सकते हैं एडवर्स इफेक्ट। इसके अलावा जैसे एस्पिरिन है, एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है एस्पिरिन की ना। एस्पिरिन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड थी अंडर द एज ऑफ 12। अब जो ऐसे पेशेंट से बेसिकली बच्चे कह सकते हैं 12 की एज के जो हैं, अब उनमें एस्पिरिन यूज़ नहीं कर सकता। अब एस्पिरिन जो है उनमें आप यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि रे सिंड्रोम होता है। रे सिंड्रोम क्या है? रे सिंड्रोम एक रेयर डिसऑर्डर है जो आपके ब्रेन को, लिवर को डैमेज कर देता है। तो अब उन बच्चों के अंदर आप नहीं दे सकते। उन बच्चों में क्या है, कंट्राइंडिकेटेड हो गई है क्योंकि उनमें आता है। इसके बाद जेंडर्स है। वुमेन जो है वो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होती हैं टूवर्ड्स एडीआर एज कम्पेयर टू मैन। मैन का थोड़ा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम होता है और वो सी रीज़न होती हैं। आपका ड्रग्स के साथ एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, वो होता है साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप। अगर आप पेशेंट समझता है कि वो ठीक हो जाएगा इस ड्रग के साथ, तो वो ठीक भी हो सकता है। और वो समझता है कि इस ड्रग के साथ ठीक नहीं होगा, तो वो ड्रग जितनी भी लेता रहे वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब लिंक कर रहा होता है, आपके साइकोलॉजिकल रिलेशन होता है इसका चीज़ का एक। तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है। जैसे इम्पेयरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन एंड साइकेट्रिक एडवर्स इवेंट एसोसिएटेड विद एंटी मलेरियल मेफ्लोक्विन आर मोर कॉमन फीमेल के अंदर मोर कॉमन है कि मेफ्लोक्विन के साथ फीमेल को क्या होता है, साइकेट्रिक एडवर्स इवेंट हो सकते हैं। सो ड्रग इंड्यूस्ड और सेडेटिव पॉइंट वेंटिकुलर एरिथमिया हो सकता है, वेंटिकुलर रिलेशन हो सकती है, डेथ हो सकती है। सोटालोल के साथ, एरिथ्रोमाइसिन के साथ फीमेल्स के अंदर ज़्यादा हो सकती है क्योंकि फीमेल ज़्यादा ससेप्टिबल्स हैं, क्योंकि उनका QTC इंटरवल ज़्यादा होता है। इसके अलावा कोमॉर्बिडीज़ हैं, कमिटमेंट मेडिसिन यूज़ होता है। अब बेसिकली कोमॉर्बिडीज़ क्या है कि पेशेंट जो है उसको कितनी टाइप्स ऑफ डिजीज़ हैं। डायबिटीज़ का पेशेंट है, साथ में हार्ट का पेशेंट है, साथ में PV का पेशेंट है, तो डिफरेंट मेडिकेशन को मिक्स करेगा तो ADRs आएंगे। ऐसे ही कमिटमेंट मेडिसिन यूज़ भी ऐसे ही है कि आप डिफरेंट तरह की मेडिकेशन को, यानी पॉलीफार्मेसी जब आप करते हैं, हम एक वर्ड यूज़ करते हैं अक्सर फार्मेसी के अंदर, होती है पॉलीफार्मेसी। पॉलीफार्मेसी में ये होता है, पॉलीफार्मेसी का कंसेप्ट क्या है? पॉलीफार्मेसी का ये कंसेप्ट है कि जब
डॉक्टर्स पेशेंट को डिफरेंट तरह की मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। यानी एक पेशेंट बीमार है, वो आया, उसको फ्लू है, नज़ला ज़ुकाम है, अब उसको क्या एंटी एलर्जिक भी दे देंगे, एंटीबायोटिक भी दे देंगे, उसको साथ जो है वो ब्रूफिन भी दे देंगे, उसको साथ क्या करेंगे, कुछ मल्टीवाइटामिन भी दे देंगे। तो क्या ये पॉलीफार्मेसी है? जब आप पॉलीफार्मेसी करते हैं, जब डॉक्टर्स, फिजिशियंस, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पॉलीफार्मेसी हैं, तो पेशेंट के अंदर एडवर्स इफेक्ट, और जब वो डिफरेंट पाथवे से बॉडी से एलिमिनेट होती हैं और डिफरेंट पाथवेज को इनहिबिट करके एलिमिनेट होती हैं, तो डिफरेंट तरह के इंटरेक्शन कॉज करती हैं आपस में, जिसकी वजह से क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट होता है। एथनिसिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। एथनिसिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि जीनोटाइप डिफरेंट होते हैं, जीन का मेकअप डिफरेंट होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन के अंदर, डिफरेंट एथनिसिटी के लोगों के अंदर, और उनकी ड्रग मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल CYP2C9, वो लोग जो CYP2C9 एसोसिएटेड विद पुअर मेटाबॉलिज्म कैन अफेक्ट द वार्फरिन मेटाबॉलिज्म एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी। वो लोग जो वार्फरिन जो है CYP2C9 से इनहिबिट होती है। अब वो लोग जो स्लो एसिटाइलेटर हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, उन पेशेंट के अंदर वार्फरिन की टॉक्सिसिटी का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। ठीक हो गया। सो ऐसे बहुत से ADRs हैं जो बेस ऑन एथनिसिटी होते हैं। फॉर एग्जांपल एस इनहिबिटर्स हैं। एस इनहिबिटर क्या होते हैं? जो ब्लैक पेशेंट्स होते हैं, ब्लैक अफ्रीकन जो होते हैं, उनके अंदर एंजियोएडेमा कॉज करते हैं। इट्स बेस्ड ऑन एथनिसिटी, क्योंकि उनके जो लीवर के साइटोक्रोम्स होते हैं ना, बेसिकली जहाँ से ड्रग आपकी मेटाबोलाइज हो रही होती है, जिसको हम कहते हैं साइटोक्रोम P450 एंजाइम। इसका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होता है पेशेंट्स के अंदर। हर पेशेंट इंडिविजुअल से इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट होता है। तो हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि बाहर अगर हम चले जाएं तो वहाँ पे ये होता है कि सब पेशेंट, डॉक्टर को पता होता है कि ये पेशेंट जो फास्ट एसिटाइलेटर है, स्लो एसिटाइलेटर है, क्योंकि फास्ट और स्लो एसिटाइलेटर इनकी पुअर मेटाबॉलिज्म होती है, इनकी फास्ट मेटाबॉलिज्म होती है, उनमें ड्रग के एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। अगर एक बंदा स्लो मेटाबॉलिज्म, आप उसकी डोज को हाई करके दे रहे हैं, उसके अंदर एडवर्स इफेक्ट आएंगे। अगर एक फास्ट मेटाबॉलाइजर है, तो आप उसकी डोज को नॉर्मल डोज पे दे रहे हैं, तो नॉर्मल डोज पे हो सकता है उसका थेरेपेटिक इफेक्ट ना आए, सब थेरेपेटिक इफेक्ट आएगा, तो वो भी एक सब थेरेपेटिक इफेक्ट भी एक कोई बेनिफिशियल चीज़ तो नहीं है, हार्मफुल करनी है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक न्यू एरा आ गया। वो क्या है? वो है पर्सनलाइज मेडिकेशन का। हम क्या कहते हैं? पर्सनलाइज मेडिकेशन। ठीक है। जैसे मेजर जेनेटिक वेरिएशन साइटोक्रोम P450 के अंदर बहुत ज़्यादा रिपोर्ट की गई है थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्योंकि ये जेनेटिक वेरिएशन होती हैं एंजाइम्स के अंदर, मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स के अंदर जेनेटिक वेरिएशन होती हैं। सो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम is a toxic epidermal necrosis. Both are seriously associated with substantial morbidity, mortality with up to 40% of the patients. अब ये डिफरेंट ड्रग्स के साथ ना एसोसिएट होता है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम आ सकता है। एंटीलेप्टिक ड्रग्स हैं, कार्बामेज़ापिन है, फेनोटाइन है। क्यों आता है? क्योंकि हर पेशेंट का जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होता है, मेटाबोलाइजिंग एंजाइम की कंपोजिशन डिफरेंट होती है कि फार्माकोजेनेटिक की बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जैसे ग्लूकोज 6 फास्फेट डेफिशिएंसी। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट डेफिशिएंसी में पेशेंट के अंदर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, जैसे वो लोग जिनके अंदर ग्लूकोज 6 फास्फेट की डेफिशिएंसी होती है, तो उनमें हेमोलिसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं व्रिमाक्विन के साथ, सल्फेनामाइड, नाइट्रोफेराडाइन के साथ, तो ऐसी बहुत सी ड्रग्स। क्योंकि मैनी वेरिएंट्स जीनोटाइप डिफरेंट होती है। कुछ लोग को बचपन से ही डेफिशिएंसी होती है, तो डेफिशिएंसी के रिजल्ट में क्या होता है, जो इनहेरेंट एंजाइम डेफिशिएंसी होती है, उसकी वजह से या तो हेमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। क्योंकि ड्रग्स के पर्टिकुलर रूट है, ये ऐसे पेशेंट जिनके अंदर लो लेवल होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट डेफिशिएंसी को क्या काज करते हैं, हेमोलिसिस। इसके बाद एट द लास्ट हमारे पास आते हैं प्रोफायरस। प्रोफायरस क्या एक हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स है हीम बायोसिंथेसिस के अंदर। अब कुछ पेशेंट के अंदर प्रोफायरस होता है, यानी उनकी हीम की बायोसिंथेसिस अच्छे से नहीं हो रही होती, तो क्या होती है, ऐसी बहुत सी ड्रग्स जो इस रूट से एलिमिनेट होती हैं, इस रूट से टारगेट करती हैं, इस रूट से जाके उनका फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, तो वो क्या उन ड्रग्स के साथ क्या होते हैं, प्रोफायरा काज करती हैं। सल्फोनामाइड है, सल्फाडायाजीन है, सल्फासेराजीन है, ये क्या करेंगे, क्यों ये सारी ड्रग्स क्या करती हैं, हीम के पाथवे को कहीं ना कहीं जाके टारगेट कर रही होती हैं, तो क्या काज करती हैं, प्रोफायरा काज। अब हमने ADR की बात तो कर ली, ADR कौन कौन से होते हैं, कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं ADR, वो सारा चीज़ें देख।
हम देखते हैं कि एडीआर रिपोर्टिंग सिस्टम कौन कौन से, हर कंट्रीज़ का डिफरेंट रिपोर्टिंग सिस्टम होता है। अब हमारे पास ना एडीआर के डिफरेंट रिपोर्टिंग, स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स होते हैं, फिर मैंडेटरी रिपोर्टिंग सिस्टम होता है। हम बारी बारी डिस्कस करते हैं इसको। अब स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है। इंडिविजुअल या हेल्थ केयर प्रोफेशनल, पेशेंट या केयर गिवर जो भी होते हैं, वो जो भी एडीआर्स होता है उसको रिपोर्ट करते हैं। जैसे हमारा फार्मेसी का है तो नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर है हमारा, उसके ऑनलाइन पोर्टल के अंदर फार्मा काउंसिल की हम पोर्टल के ऊपर जाके हम क्या करते हैं, फॉर्म को डाउनलोड करते हैं या ऑनलाइन भी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन रिपोर्ट किया जाता है, ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल के अंदर जाके आप रिपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी बंदा, कोई भी एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, कोई भी बंदा जाके रिपोर्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे WHO का विगी बेस सिस्टम है जो ग्लोबल डेटाबेस को कलेक्ट करता है डिफरेंट मेंबर कंट्रीज से, ठीक है। जैसे FDA जो है वो US का है, तो US के पास FDA मेडवॉच सिस्टम है एडीआर्स को कलेक्ट करने के लिए। इसके अलावा जैसे UK है तो UK के अंदर MHRA येलो कार्ड स्कीम है, ठीक हो गया। तो हर कंट्रीज़ का डिफरेंट डेटा सिस्टम होता है, डिफरेंट फार्माकोविजिलेंस सिस्टम है, डेटा एडीआर जो लोग रिपोर्ट करते हैं सिस्टम डिफरेंट है। हमारे पास जो अब हमारे पास जो है ना स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग सिस्टम, उसमें हम ऑनलाइन पोर्टल पे जाके रिपोर्ट तो कर देते हैं, लेकिन उसके साथ इशू क्या होता है कि आप कोई भी बंदा जो है उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, तो उसमें बाइसनेस आ जाती है। उस तरह से ना वो एडीआर्स जो रिपोर्ट हो रहे होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट के अंदर एडीआर्स आए, वो ज़रूरी है, हो सकता है कि किसी कंपनी का किसी के साथ कोई राइवल का रिलेशन चल रहा हो, तो क्या करती हैं कंपनीज का कोई और बंदा जो है दूसरी कंपनी का जाके रिपोर्ट कर, भाई इस ट्रक के साथ ये एडीआर्स आ गए, उस कंपनी की इस प्रोडक्ट को बैन कर दो, तो वो एक बाइसनेस आ जाती है। दूसरा है मैंडेटरी रिपोर्टिंग सिस्टम। अब रेगुलेटरी बॉडीज़ जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। अब ये क्या होता है कि पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस होती है। अब जितने भी एडीआर्स आते हैं उन्हें आप रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। उन्हें रिपोर्ट करने के लिए क्या होता है कि एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होती हैं, लीगल तरीके से आप फॉर्म डाउनलोड करते हैं, अपने सिग्नेचर, अपना नाम, पता, पेशेंट का सब कुछ एंटर करते हैं और फिर उसको अपलोड करते हैं। तो एक लीगल तरीके, इसमें बाइसनेस के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे मैंडेटरी रिपोर्टिंग सिस्टम है हमारे पास US के अंदर, यूड्रा विजिलेंस के नाम से है, यूरोप के अंदर है। फिर US के अंदर FDA REMS के नाम से है, रिस्क मेटिगेशन प्रोग्राम के नाम से है, जो कि रिस्क मेटिगेशन प्रोग्राम का एक पार्ट है, इसके नाम से है। इसके अलावा थर्ड होता है एक्टिव सर्वेलेंस सिस्टम। एक्टिव सर्वेलेंस सिस्टम जो होता है वो ड्रग डेटा जो डीआर्स आ रहे होते हैं प्रोएक्टिवली कलेक्ट कर लेते हैं हम डेटा को, और स्पेसिफिक पॉपुलेशन या मेथड जिसमें होता है उसमें हम प्री प्लान्ड होता है और हम एक सर्वेलेंस स्टडीज़ कर रहे होते हैं, पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस स्टडीज़ कर रहे होते हैं, या फिर मेडिकल रिकॉर्ड सर्वेज वगैरह जो हो रहे होते हैं, पेशेंट की रजिस्ट्रीज वगैरह से उस डेटा को कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर हम देखते हैं उनसे जो उनके थ्रू डेटा कलेक्ट किया जाता है, देखा जाता है कोई एडीआर्स आए हैं या नहीं आए, तो ये थोड़ा ऑथेंटिक भी आ जाता है। जैसे इस तरह के सिस्टम जो हैं वो जैसे जो है वो हमारे पास बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। FDA का सेंटिनल इनिशिएटिव है जिसके ज़रिए इंश्योरेंस कंपनीज हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो एक लार्ज डेटाबेस के थ्रू लिंक्ड होती हैं और डिटेक्ट करती हैं एडीआर्स को। इसके अलावा प्रिस्क्रिप्शन इवेंट मॉनिटरिंग सिस्टम भी है, उसमें ये प्रिस्क्राइबिंग ट्रेंड देखे जाते हैं और उसके साथ एसोसिएटेड कोई पेशेंट का प्रिस्क्राइबिंग जो हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स हैं उनका प्रिस्क्राइबिंग पैटर्न क्या है उसके अकॉर्डिंग देखा है कि कौन से एडवर्स इफेक्ट जो हैं एसोसिएटेड एडवर्स आउटकम। इसके अलावा कोहॉर्ट इवेंट मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसमें मॉनिटरिंग ग्रुप ऑफ पेशेंट को एक्सपोज किया जाता है स्पेसिफिक ड्रग के साथ, क्लास ऑफ ड्रग के साथ, और फिर उसको मॉनिटर किया जाता है थ्रू आउट द स्टडीज़, ठीक है। जैसे मॉनिटरिंग HIV है या TB के मेडिकेशन डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर उनके मॉनिटरिंग सिस्टम होते हैं। इसके अलावा हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स होते हैं पेशेंट्स के, और जो कि फार्मेसिस्ट जो है उसको मेंटेन करता है और उसके बेसिस पे भी देखा जाता है कि एडीआर्स आए हैं या नहीं आए, तो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड के बेसिस पे भी होता है। जैसे EU ADR प्रोजेक्ट है जो कि US का प्रोजेक्ट है, हॉस्पिटल स्पेसिफिक ADR ट्रैकिंग सिस्टम्स होते हैं विद इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड के साथ ना एक हॉस्पिटल स्पेसिफिक ADR ट्रैकिंग सिस्टम बनाए जाते हैं उसको मॉनिटर करने के लिए। अब रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या है, फार्मासिस्ट का क्या रोल है इस ADR रिपोर्टिंग सिस्टम के अंदर, या फार्माकोविजिलेंस क्या एज फार्माकोविजिलेंस आप किसी फार्माकोविजिलेंस सेंटर में काम करते हो आपका क्या रोल है। सबसे पहले अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं
आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल, किसी फार्मेसी पे काम कर रहे हैं, एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, तो आप डिटेक्टिंग द एडीआर, एडीआर को डिटेक्ट करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है फार्मासिस्ट का। फार्मासिस्ट देखता है कि पेशेंट के अंदर एडीआर आ रही, क्योंकि फार्मासिस्ट से मेडिकेशन जाती है और फार्मासिस्ट को ही पेशेंट वापस आके कहता है कि भाई इस मेडिसिन के साथ ये एडीआर। समटाइम ऐसा होता है ना कि जो पेशेंट होते हैं वो फिजिशियन के साथ उस तरह से उनका ना वो नहीं होता, सेकेंड राउंड नहीं होता, तो क्या करते हैं कि वो जाके उसी फार्मेसिस्ट को बता रहे होते हैं, उसी फार्मेसिस्ट को बता रहे होते हैं। तो फार्मेसिस्ट का काम होता है कि उसको डिटेक्ट करना और फिर उसको रिपोर्ट करना। और रिपोर्ट करने के लिए जैसे येलो कार्ड है, मेड वॉच है, डिफरेंट तरह के सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर भी, डिफरेंट सिस्टम ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके ज़रिए फिर फार्मेसी का काम है रिपोर्ट करना। और उसके बाद जो अब पेशेंट को पता होना चाहिए, पेशेंट काउंसिल करना है आपको पेशेंट की काउंसलिंग करनी है। बेसिकली फार्मेसी का काम है पेशेंट की काउंसलिंग करना, उसको बताना कि अगर एडीआर आता है तो उसको रिपोर्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया। इसके अलावा हाई रिस्क ड्रग जो हैं उनके सेफ़ यूज़ है मेडिकेशन को जो है इंश्योर करना, ये भी एक पार्ट है आपका। इससे भी एडवर्स इफेक्ट को उसके ड्रग साथ जो हाई रिस्क मेडिकेशन है उनके साथ जो एडीआर आते हैं उनको प्रिवेंट किया जाता है, उनको प्रिवेंट कर सकें, ताकि आप प्रोमोटिंग द मेडिकेशन सेफ्टी जो भी कराते हैं, प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू वगैरह, मेडिकेशन रिकॉन्सिलेशन, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, आपको खुद भी पता होना चाहिए कि इनको कैसे यूज़ किया जाता है, इन सिस्टम को, बेसिकली टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड है, उसको कैसे मेंटेन करना है, आपने अब किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उसको कैसे मेंटेन करना है पे, तो एआई टूल्स हैं, डिफरेंट तरह के जो टूल्स हैं उनको कैसे मेंटेन करना है और फिर उनके थ्रू कैसे रिपोर्ट करना है एडीआर्स को।